Hello dear students, myself Dr. Kiran Lamba, Assistant Professor, Department of Economics, Bhagat Phul Singh Mahila Vishwavidyalaya, Khanpur Kala Sonipat. I welcome you all to this e-lecture on secular deterioration in terms of trade given by Paribas-Singer, which is also known as Paribas-Singer hypothesis. सबसे पहले हम ये जानते हैं what will the learning outcome of the E module. After listening to this lecture, the students will be able to understand importance of terms of trade for economic welfare of a nation. They can illustrate and understand secular deterioration of terms of trade hypothesis given by Raoul Parrish and H.W. Singer. They can also explain the reason of secular deterioration of terms of trade of developing countries, and they can understand and explain implication and impact of deterioration in terms of trade on developing countries. इस हाइपोथेसिस को समझने से पहले आपको एक चीज को समझना जरूरी है. Here is a question: Is free trade beneficial for all? क्या मुक्त व्यापार सबके लिए फायदेमंद होता है? हमने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बहुत सारी सिद्धांतों को पढ़ा है, थ्योरीज को पढ़ा है, जैसे क्लासिकल थ्योरी, एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डियन थ्योरी, मॉडर्न थ्योरीज को पढ़ा है. All the theory of international trade emphasizes that free trade will benefit all partner countries as well as the world economy. ये सभी जो स्टडीज हैं ये सजेस्ट करती हैं कि मुक्त व्यापार जो है वो फर्स्ट बेस्ट पॉलिसी है फॉर कंट्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट. जो भी देश व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदार है सबको व्यापार का फायदा मिलेगा. लेकिन 1940 के दशक में दो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट आए, H.W. सिंगर एंड राउल पैरिश, और उन्होंने एक डिबेट शुरू करी और उन्होंने कहा कि ट्रेड से मिलने वाला फायदा सभी देशों को नहीं होता है, ये उनके लेवल ऑफ डेवलपमेंट पे डिपेंड करता है. और उन्होंने एम्पिरिकली प्रूव किया कि जो विकसित देश हैं अगर वो विकासशील देशों के साथ ट्रेड करते हैं तो इसका फायदा विकसित देशों को ज़्यादा मिलता है और विकासशील देशों को इससे नुकसान होता है. और इसका कारण उन्होंने बताया कि जो विकासशील देश हैं उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड कंटिन्यूअसली डिक्लाइन होते हैं, जिसको हम सेकुलर डिटेरियोरेशन भी बोलते हैं. सेकुलर डिटेरियोरेशन क्या होता है? सेकुलर का मीनिंग होता है कंटिन्यूअस डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड. तो वो एक नई पॉलिसी सजेस्ट करते हैं अविकसित और विकासशील देशों के लिए, जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इन प्लेस ऑफ फ्री ट्रेड पॉलिसी. उनका मानना था कि अविकसित और विकासशील देशों को जब तक उनका एक सर्टेन लेवल ऑफ डेवलपमेंट अचीव नहीं हो जाता फ्री ट्रेड नहीं करना चाहिए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी उनको अडॉप्ट करनी चाहिए. तो 1950s का जो डिकेड था उस टाइम पे बहुत सारे विकासशील देशों ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया और इंडिया भी उन देशों में से एक था. तो इस थीसिस ने, इस हाइपोथेसिस ने वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन. ये हाइपोथेसिस राउल पैरिस और हैंस सिंगर ने डेवलप करी थी और इसको डिपेंडेंसी थ्योरी का एक मेजर पार्ट माना जाता है. और जो आइडिया ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो इस थ्योरी पे बेस्ड है. इनिशियली ये हाइपोथेसिस H.W. सिंगर ने 1948-49 में डेवलप किया था, जिसको बाद में राउल पैरिस ने रिफाइन किया. और ये थ्योरी ये मानती है कि जो
प्राइमरी कमोडिटीज होती हैं। प्राइमरी कमोडिटीज कौन सी होती हैं? जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल है, वो सभी हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स में आते हैं, जैसे कॉफ़ी, टी, वीट, राइस। तो ये सब क्या है? ये प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं। तो उनका ये मानना था कि जो प्राइमरी कमोडिटीज़ हैं इनकी प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स कौन सी होती हैं? जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जैसे लैपटॉप, मशीनें, इनके जो प्राइसेस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं। तो जो डेवलपिंग देश हैं, जो अविकसित या विकासशील देश हैं, वो ज़्यादातर एग्रारियन इकोनॉमीज होते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पे डोमिनेंट सेक्टर रहता है और वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं और उन्हीं को एक्सपोर्ट करते हैं। जबकि जो विकसित देश हैं वो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इस वजह से जब ये देश आपस में ट्रेड करते हैं तो इनके टर्म्स ऑफ ट्रेड जो हैं वो विकसित देशों के फेवर में होते हैं और विकासशील देशों के अनफेवर में होते हैं, जिसकी वजह से उनकी पर कैपिटा इनकम का जो गैप है वो बढ़ता जाता है। और जो विकासशील देश हैं उनको ना तो ट्रेड का फ़ायदा मिलता है, ना टेक्निकल प्रोग्रेस का फ़ायदा मिलता है, एंड दे सफर द डिक्लाइनिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड। जो थ्योरी हमारी पहले हैं, क्लासिकल थ्योरीज हैं, वो क्यों नहीं ऐसा मानते हैं? उनका व्यू कुछ अलग है। उनका सप्लाई साइड व्यू है और उनका ये मानना है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ते हैं। और उसका रीज़न वो क्या मानते हैं कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो सप्लाई है दैट इज लिमिटेड बाय डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, और इसकी वजह से जब उनकी सप्लाई अनलिमिटेड नहीं बढ़ पाती तो उनके प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जबकि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो हैं वहाँ पे टेक्निकल प्रोग्रेस काम करती है और वहाँ पे सप्लाई कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। तो मैन्युफैक्चर्ड जो गुड्स हैं उनके प्राइस सप्लाई बढ़ने की वजह से प्राइसेस कम रहते हैं और प्राइमरी गुड्स की सप्लाई क्योंकि नहीं बढ़ती है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, तो उनके प्राइसेस हाई रहते हैं। तो वो अपोजिट उनका व्यू था कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, इसलिए जो प्राइमरी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं देश उनको ट्रेड से फ़ायदा होगा और ट्रेड सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन दो इकोनॉमिस्ट जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट थे, हैंस सिंगर एंड रॉल पैरेबस, उन्होंने कहा दैट मैकेनिज्म just suggested by classical economists doesn't work. The relative price of primary good actually fall, and this is empirically proved by Hans Singer in his paper titled Post-War Price Relations Between Underdeveloped and Industrialized Countries. Further, on the basis of export statistics concerning United Kingdom between 1870 and 1940, Raoul Paribas demonstrated that terms of trade had secular tendency to move against प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इन फेवर ऑफ मैन्युफैक्चर एंड कैपिटल गुड्स। तो दोनों ही इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि उन्होंने जो एम्पिरिकल वर्क किया, उन्होंने जो डेटा लिया और उसके बेसिस पे उन्होंने ये पाया कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स थे, जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ थी, जो रॉ मटेरियल था, उनके प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हो रहे थे, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड और कैपिटल गुड्स थे उनके प्राइसेस कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। तो इससे क्लियर कट उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो देश प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे उनको कम प्राइसेस मिलेंगे, और अगर वो विकसित देशों से ट्रेड कर रहे हैं और उनके इंपोर्ट जो हैं वो मैन्युफैक्चर्ड और कैपिटल गुड्स हैं तो उसके लिए उनको हाई प्राइस पे करना पड़ेगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं टर्म्स ऑफ ट्रेड एक्सपोर्ट प्राइसेस और इंपोर्ट प्राइसेस का रेशियो होता है और वो आपकी कैपेसिटी टू इंपोर्ट को दिखाता है। तो जब आप एक्सपोर्ट के लिए ज़्यादा पे कर रहे हो, आपके एक्सपोर्ट को कम मिल रहा है और इंपोर्ट के लिए ज़्यादा पे कर रहे हो, तो आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं, जो कि आपकी इकोनॉमिक वेलफेयर और इकोनॉमिक ग्रोथ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करते हैं।
So the essence of Paribas-Singer thesis is that peripheral और LDCs, peripheral और LDCs क्या है? लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनको हमने पेरिफेरल इकोनॉमीज बोला, और जो विकसित देश हैं उनको हमने एडवांस कंट्री या कोर कंट्रीज बोला। तो व्हाट इज द एसेंस ऑफ Paribas-Singer thesis? That LDCs had to export large amount of their primary products in order to import manufactured goods from industrial advanced country। तो जब आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो तो उनके प्राइसेस हाई हैं, तो उस प्राइसेस को पे करने के लिए आपको प्राइमरी प्रोडक्ट्स की जो एक्सपोर्ट्स है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में करने पड़ेंगे। एंड द डिटेरियोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज अ मेजर हिंड्रेंस इन द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ LDCs। और जो LDCs हैं उनकी ग्रोथ प्रोसेस में ये डिटेरियोरेशन ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड एक बहुत बड़ी बाधा है। In addition, the industrialized country have maintained a control over production of industrial goods। और दूसरी तरफ जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज हैं, जो विकसित देश हैं, उन्होंने एक मोनोपोली, एक कंट्रोल क्रिएट किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है इंडस्ट्रियल गुड्स पे। तो दे कैन मैनिपुलेट द प्राइसेस ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन देयर फेवर एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ LDCs। Hence, there has been a relative decline in international prices of farm and plantation products, minerals and forest products, and terms of trade remained unfavorable to the developing countries। So this is the essence of this thesis। Now what are the assumptions जिनके बेसिस पे सिंगर पैराबिस ने ये हाइपोथेसिस दिया? क्या कंडीशंस होनी चाहिए जहां पे ये अप्लाई होगा? सो फर्स्ट assumption is that as income rises in advanced countries, the pattern of demand shift from primary product to manufactured product due to angel law। उनका क्या मानना है कि जैसे जैसे विकसित देशों में इनकम बढ़ती है तो जो डिमांड का पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ, जो कि हम एंजल लॉ में पढ़ते हैं। एंजल लॉ हमें क्या बताता है कि जैसे जैसे किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ती है तो उसके कंजम्पशन में प्राइमरी प्रोडक्ट्स का शेयर या फूड प्रोडक्ट्स का शेयर कम रह जाता है और बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनका शेयर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे भी यही अज्यूम किया गया है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है एडवांस कंट्रीज में तो वहाँ पे जो डिमांड का पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट से मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की तरफ। सेकंड अजम्पशन है देयर इज अ स्लो राइज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे डिमांड बहुत स्लोली बढ़ती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंजम्पशन जो है लोगों का लो हो जाता है ड्यू टू लो मार्जिनल प्रोपेसिटी टू कंज्यूम, क्योंकि इनकम बहुत हाई है और शेयर जो है सेविंग का इनकम में बढ़ जाता है और कंजम्पशन का कम हो जाता है। देन नेक्स्ट अजम्पशन इज द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर प्रोडक्ट ऑफ LDCs इज कॉम्पिटिटिव। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके प्रोडक्ट्स की जो मार्केट है वो कैसी है? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट के क्या फीचर होते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है और जो प्राइस है वो इंडस्ट्री डिसाइड करती है, इसलिए प्रोड्यूसर का प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इनके प्रोडक्ट जो हैं वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अप्लाई होती है। जैसे राइस है, राइस होमोजीनियस प्रोडक्ट है, कहीं पे भी आप देख लो तो उसके मार्केट जो होगी वो कॉम्पिटिटिव रहेगी। दूसरी तरफ द एक्सपोर्ट मार्केट फॉर प्रोडक्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्री इज मोनोपोलिस्टिक। जो विकसित देश हैं उनकी एक्सपोर्ट मार्केट कैसी है? मोनोपोलिस्टिक है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट यूनिक हैं, उनकी मोनोपोली है उसके ऊपर, और देन दे कैन मैनिपुलेट द प्राइसेस। जो LDCs हैं वहाँ पे वेजेस और प्राइसेस लो रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जो प्रोडक्ट हैं वो सस्ते रहते हैं। द अपीयरेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ LDCs रिड्यूस डिमांड फॉर देम। फिर बहुत सारे लोग हैं जो सभी देश जो LDCs हैं वो सभी प्राइमरी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं,
तो उनकी डिमांड कम होती है। देन द बेनिफिट ऑफ इंक्रीज प्रोडक्टिविटी is not passed by producer of manufactured products in advanced country to the LDCs through lower prices। जो एडवांस नेशन है वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, और जब उनके मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ड्यू टू टेक्निकल प्रोग्रेस, तो उनके प्राइसेस कम होने चाहिए, लेकिन जिसका फ़ायदा LDCs के कंज्यूमर्स को मिलेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, वो इस फायदे को LDCs को पास नहीं करते हैं और इन टर्म्स ऑफ हायर वेजेस, हायर प्रॉफिट अपनी ही नेशन में वो उसको रिटेन कर देते हैं। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ इन LDCs इज इंडिकेटेड बाय इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। जो इकोनॉमिक ग्रोथ है LDCs में, यहाँ पे हम किसके थ्रू इंडिकेट कर रहे हैं? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पे दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि एक्सपोर्ट प्राइसेस कितने हाई हैं और इंपोर्ट प्राइसेस कितने लो हैं, ये आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को डिटरमाइन करेगा। फिर यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जो ये सेकुलर डिटेरियोरेशन है टर्म्स ऑफ ट्रेड में LDC के, वो किस वजह से होता है, उसके रीज़न क्या है, क्या आर्ग्यूमेंट दिया सिंगर और पैरेबिस ने इसके पीछे। तो उनका ये मानना था कि जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है प्राइमरी प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स की, वो डिफर करती है। जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो लो रहती है, यानी इनकम बढ़ने से उनकी डिमांड नहीं बढ़ती है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स या फूड प्रोडक्ट्स होते हैं वो नेसेसिटीज़ होते हैं, और हमारी इनकम अगर बढ़ जाती है तो उनकी डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ती है। आप जितना नमक खाते हो डेली रूटीन में उतना ही खाओगे ना। नमक अगर सस्ता हो गया तो आप ज़्यादा कंज्यूम नहीं करोगे, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है ज़्यादा बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो हाई रहती है। तो विकसित देशों में जैसे जैसे इनकम बढ़ती है प्राइमरी प्रोडक्ट्स की डिमांड नहीं बढ़ती है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस भी नहीं बढ़ते, और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड बढ़ती है, इसलिए उनके प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है जिसकी वजह से जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन होते हैं। सेकंड, पैरबिश का मानना था द अब्सेंस ऑफ क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स, कि जो LDCs हैं ये अपने प्रोडक्ट्स में प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट नहीं करती, टेक्निकल प्रोग्रेस नहीं करती, क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो उनकी डिमांड नहीं बढ़ती और उनकी प्राइसेस नहीं बढ़ते। तीसरा जो रीज़न है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन फ्रॉम टेक्निकल प्रोग्रेस। जो टेक्निकल प्रोग्रेस है उससे जो गेन हो रहे हैं, जैसे अभी हमने एक्सप्लेन करा था कि अगर टेक्निकल प्रोग्रेस होती है तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की डिमांड, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की कॉस्ट कम हो जाएगी और उनके प्राइसेस कम होने चाहिए, लेकिन जो विकसित देश हैं वो इस फायदे को अविकसित देशों को ट्रांसफ़र नहीं होने देते इन टर्म्स ऑफ लोअर प्राइसेस। रादर वो अपने प्राइसेस उतने ही मेंटेन करते हैं, लेकिन अपनी वेज बढ़ा देते हैं या प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, जिसका फ़ायदा उनके डोमेस्टिक लेबर को या एंटरप्रेन्योर को मिलता है। जबकि जो अविकसित देश हैं वहाँ पे अगर इस सेक्टर में, प्राइमरी गुड सेक्टर में टेक्निकल प्रोग्रेस हुई है तो वो सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है इन लोअर प्राइसेस, और जिसका फ़ायदा फॉरेन कंज्यूमर्स को मिलता है। तो ये एक तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ गेन्स फ्रॉम टेक्निकल प्रोग्रेस। फिर अनइक्वल मार्केट पावर, पहले भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो प्राइमरी गुड्स हैं उनकी जो मार्केट होती है वो कॉम्पिटिटिव होती है, जिसकी वजह से उनके प्राइसेस कांस्टेंट रहते हैं, लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं उनकी मार्केट मोनोपोलिस्टिक होती है, जहाँ पे प्रोड्यूसर प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर लार्ज सरप्लस ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो फार्म प्रोडक्ट्स के सरप्लस प्रोडक्शन होता है वो अविकसित देशों को एज अ एड देते हैं, जिससे वर्ल्ड मार्केट में इन प्रोडक्ट्स की सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इनके प्राइसेस कम होते हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब अविकसित देशों में इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो प्लांटेशन, रॉ मटेरियल, मिनरल्स में होता है, और उसका जो फ़ायदा है वो सारा का सारा विकसित देश एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और वहाँ पे
वो रिपरकशन नहीं आता है उस डेवलपमेंट का, और फायदा जो है वो विकसित देशों को ट्रांसफर हो जाता है। फिर इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट ऑन इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री, एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि जब एडवांस देशों से ये देश इम्पोर्ट करते हैं तो इनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री के एक्सपेंस पे करते हैं, इनकी डोमेस्टिक इम्पोर्ट कंपीटिंग इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर पाती, जिसको हम इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट भी कहते हैं, और जिसकी वजह से ये सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट को ही एक्सपोर्ट कर पाते हैं और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो फ्लरिश नहीं हो पाती है। फिर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, अगर अविकसित या विकासशील देश किसी तरीके से इंडस्ट्रियल एडवेंचर में जाते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन शुरू करते हैं और उसको सप्लाई करना शुरू करते हैं, तो विकसित देश जो हैं उन पे टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर या प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगा के उनको नहीं बढ़ने देते हैं, जिसकी वजह से जो अविकसित देश हैं वो अविकसित बने रहते हैं। रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, फिर जो एडवांस नेशन है उन्होंने इकोनॉमिक ग्रुपिंग करी हुई है, जैसे EU है, यूरोपियन यूनियन है, जहाँ पे वो आपस में ट्रेड को बढ़ावा देते हैं और अविकसित और विकासशील देश उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। ग्रोथ ऑफ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स, जब सिंथेटिक प्रोडक्ट आ गए हैं, बहुत सारे रबर और बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स आ गए हैं जो सब्स्टिट्यूट हैं हमारे नेचुरल प्रोडक्ट्स का, फार्म प्रोडक्ट्स का, और उनकी वजह से फिर इन प्रोडक्ट्स की डिमांड और ज़्यादा कम हो गई है, जिसकी वजह से इनके प्राइसेस ज़्यादा लो हो गए हैं। सो दीज आर द रीजंस explained and given by H.W. Singer and Roel Paribus that why the terms of trade of developing countries continuously decline. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये थ्योरी जो है इसकी लिमिटेशन नहीं है या ये 100% एप्लीकेबल है। इस थ्योरी की भी लिमिटेशंस हैं, और अगर ऐसा होता तो आज जो विकासशील देशों ने ट्रेड के थ्रू ग्रोथ किया है वो पॉसिबल नहीं था। जैसे कि हम बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ का एग्जांपल अगर लें, चाइना और ईस्ट एशियन कंट्रीज जो 5 टाइगर्स हम उनको बोलते हैं, इवन इंडिया, हमने भी इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस पे बहुत सारी चीज़ें गेन करी हैं। सो व्हाट आर द लिमिटेशन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी? देयर इज़ नो फर्म बेसिस ऑफ इन्फरेंस। इनका मानना, इनका जो होल आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि जो अविकसित देश हैं वो प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और जो विकसित देश हैं वो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे विकासशील देश हैं जो डाइवर्स प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी होती हैं और जिसमें आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट्स भी होता है। और आजकल तो सर्विस का शेयर बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल ट्रेड में। फिर नेगलेक्ट ऑफ सप्लाई कंडीशंस, ये जो थ्योरी है ये प्योरली डिमांड कंडीशंस के बेस पे है और डिमांड के बेसिस पे ये एक्सप्लेन करते हैं कि प्रोडक्ट प्राइसेस कम होंगे कि ज़्यादा होंगे। लेकिन जो क्लासिकल व्यू था वो सप्लाई साइड व्यू था, और सप्लाई साइड व्यू ये कहता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेंगे। तो इन्होंने जो सप्लाई कंडीशन वाला सेक्शन है उसको नेगलेक्ट किया है। देन लिटल इफेक्ट ऑफ मोनोपोली पावर, ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में मोनोपोली पावर काम करती है जिसकी वजह से उनके प्राइसेस हाई होते हैं। लेकिन जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनके भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और जो प्रोड्यूसर हैं दे कांट मैनिपुलेट द प्राइसेस, दे कांट चार्ज द हाई प्राइसेस बिकॉज ऑफ large availability of substitutes. Then they said their theory is based on Angel law, but Angel law is applicable in case of food products. बट प्राइमरी प्रोडक्ट्स में सिर्फ फूड नहीं आता, फूड प्रोडक्ट्स नहीं आते, रॉ मटेरियल भी आता है, तो वहाँ पे एंजल लॉ अप्लाई नहीं होता है। जैसे जैसे विकास होता है रॉ मटेरियल की डिमांड बढ़ती है तो उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। Then difficult to assess variation in demand for primary products. H.W. Singer और Roel Paribus की जो एनालिसिस है ये 1870 से लेके 1940 तक के डेटा पे बेसिस है। और एट दैट टाइम वर्ल्ड इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ग्रेट डिप्रेशन, वार्स चल रहे थे, तो उन सिचुएशंस में डिमांड को असेस करना प्राइमरी प्रोडक्ट्स की बहुत डिफिकल्ट था, तो इसलिए ये चीज़ इस थ्योरी पे डाउट क्रिएट करती है। देन लैक ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट, फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने इस एरिया में काम किया, जैसे लिप्सी हैं, और उन्होंने इस थ्योरी के सपोर्ट में
जो रिजल्ट थे वो नहीं पाए। इसलिए एम्पिरिकली कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इसको एम्पिरिकली सपोर्ट नहीं करते हैं और इस थ्योरी को डाउटफुल बताते हैं। देन फॉल्टी पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन, यहाँ पे ये थ्योरी हमें सजेस्ट करती है जो विकसित या विकासशील देश हैं उनको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अडोप्ट करना चाहिए, जो कि विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं है, क्योंकि जो विकासशील और अविकसित देश है उनको रॉ मटेरियल, उनको कैपिटल गुड्स की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और वो फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट रहते हैं। इसलिए अगर वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी अपनाएंगे तो एक तो उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री नहीं ग्रो करेगी ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन, और उनको बाहर से भी इम्पोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनके वहाँ पे कैपिटल गुड्स अवेलेबल नहीं है, जिससे उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बढ़ेंगे। इसलिए ये पॉलिसी का जो इन्होंने सजेशन दिया दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, और इसी वजह से बहुत सारे देशों ने जिन्होंने इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया था उसको गिव अप करके फ्री ट्रेड पॉलिसी को अडॉप्ट किया इन लेटर 70s। और फिर इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट सेक्टर जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर के एक्सपेंस पे होते हैं, कि अगर आप एक्सपोर्ट सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करते हो या एक्सपोर्ट सेक्टर को ग्रो करते हो तो आपका डोमेस्टिक सेक्टर ग्रो नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों सेक्टर साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं। सो दीज आर द लिमिटेशंस। नाउ व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज दैट कि अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट होते हैं तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए वो क्यों प्रॉब्लमैटिक है, जो कि हम शुरू से बोलते आ रहे हैं। अगर किसी डेवलपिंग कंट्री के टर्म्स ऑफ ट्रेड कंटिन्यूसली डिटेरियोरेट होते हैं तो उसके कुछ इल इफेक्ट्स हैं। जैसा कि हम ये सब जानते हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड आपकी कैपेसिटी टू इम्पोर्ट को दिखाते हैं, कि जितना ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट अर्निंग होगी उतना ही आप इंपोर्ट्स के लिए ज़्यादा पे कर पाओगे। लेकिन एक्सपोर्ट अर्निंग जो है और इंपोर्ट पेमेंट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्राइसेस पे डिपेंड करती हैं। अगर आपके एक्सपोर्ट प्राइसेस कम है और इंपोर्ट प्राइसेस हाई है तो आपको पेमेंट ज़्यादा करना है और अर्निंग आपकी कम है, तो आप अपनी एक्सपोर्ट अर्निंग से इंपोर्ट को नहीं पे कर पाओगे और आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनकी कैपेसिटी टू इंपोर्ट लो रहेगी। दूसरा, इंपोर्ट प्राइसेस हाई होने से आपकी पेमेंट ज़्यादा है और एक्सपोर्ट प्राइसेस लो होने से आपकी रिसिप्ट्स कम है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को जनरेट करता है। आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट बढ़ेगा। अब इस डेफिसिट को कवर कैसे करेंगे, कैसे पेमेंट होगा, जो आपके इंपोर्ट्स की पेमेंट्स हैं उन ज़्यादा है और एक्सपोर्ट अर्निंग कम है, वो जो गैप है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो आप कैसे फिल करोगे। वो फिर डेवलपिंग कंट्रीज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या विकसित देशों से लोन लेंगे, ऋण लेंगे, और वो ऋण जब लेते हैं तो उन पे बहुत सारी कंडीशंस लगाई जाती है इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की द्वारा, जो अगेन उनके विकास की प्रक्रिया को स्लो कर देती है। और ये देश जो हैं वो डेट ट्रैप में फंस जाते हैं, ऋण के कुचक्र में फंस जाते हैं, और फिर जो विकसित देश हैं इन देशों का नाजायज फ़ायदा उठाते हैं, अपने फ़ायदे के अकॉर्डिंग पॉलिसीज़ बनाते हैं, इनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरीके से अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ के टर्म्स ऑफ ट्रेड डिटेरियोरेट होंगे तो ये उनकी सिचुएशन को और वर्स कर देगा और उनके विकास को बाधित कर देगा। इसलिए ये एक डिज़ायरेबल सिचुएशन नहीं है। So now we can summarize this hypothesis. Here we can say that free trade not always beneficial for all nations. सभी देशों के लिए फ्री ट्रेड हमेशा बेनिफिशियल नहीं हो सकता। पैरिबिस सिंगर का ये मानना था कि डिपेंडेंसी थ्योरी का ये मेजर बेस है कि विकसित देश जो है, विकासशील देश, उन पे डिपेंडेंट रहेंगे, और इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। और ये हाइपोथेसिस मानती है कि जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं उनके प्राइसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन होंगे रिलेटिव टू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जिसकी वजह से जो विकासशील देश हैं उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड डिक्लाइन होंगे। In making this argument, it is assumed that developing countries are exporter of primary products and developed countries are exporter of manufactured commodities. जो क्लासिकल थॉट है वो ये मानता है कि प्राइमरी प्रोडक्ट्स के प्राइसेस जो हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ेंगे इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरर्स,
और उनका आर्ग्यूमेंट जो है वो टेक्निकल प्रोग्रेस इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन प्राइमरी सेक्टर पे बेस्ड है। सो पैरेविस-सिंगर हाइपोथेसिस एक डिबेट को क्रिएट करता है जहां पे कुछ इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि फ्री ट्रेड बेनिफिशियल है और कुछ इकोनॉमिस्ट ये मानते हैं कि फ्री ट्रेड बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है और सपोर्ट भी किया गया है। लेकिन इस थ्योरी का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि जब भी कोई देश, जब भी कोई विकासशील या अविकसित देश ट्रेड करता है तो उसको ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड उसके फेवर में है या नहीं, ट्रेड से उसको फ़ायदा हो रहा है या नहीं। फ्री ट्रेड पॉलिसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन। नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस फॉर रिव्यू जो आपको देखने हैं, जो आपको जिनका आंसर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। आप ये थीसिस को पढ़ोगे और फिर आप कोशिश करोगे कि इनका आंसर आप दे पाओ। जैसे व्हाट इज पैरेविस-सिंगर थीसिस, आपको बताना है कि ये थीसिस क्या है, किसने दी है और क्या कहती है। Then what are the reason of secular deterioration of terms of trade for LDCs? रीजन क्या है? What are the objections that are raised against Paribas-Singer thesis? What is the impact of deterioration of terms of trade on developing country? तो जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। These are some long answer type question जहाँ पे आपने एक एस्से टाइप में एक लॉन्ग आंसर लिखना है। जैसे कि क्रिटिकली एग्जामिन द पैरेविस-सिंगर थीसिस, यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करोगे थीसिस को कि ये क्या है, पैरेविस-सिंगर ने दी है, क्यों दी है, रीज़न क्या है, क्रिटिसिज्म या लिमिटेशंस क्या है। देन व्हाट आर द रीज़न ऑफ सेकुलर डिटेरियोरेशन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, यहाँ पे आप थीसिस को इंट्रोड्यूस करोगे और उसके रीजंस को एक्सप्लेन करोगे। देन थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंट बाय टर्म्स ऑफ ट्रेड, टर्म्स ऑफ ट्रेड से आप क्या समझते हो। एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड अपॉन लेस डेवलप्ड कंट्री, इनका लेस डेवलप्ड कंट्रीज पे किस तरीके से एडवर्स इम्पैक्ट आता है। सो दीज आर सम रेफरेंसेस। आप एक्सटेंसिवली पढ़ना चाहते हो और ज़्यादा इसके बारे में सीखना चाहते हो तो आप ये कुछ बुक्स सजेस्टेड हैं जैसे मायर की बुक है इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट, मन्योर की बुक है, ये बड़ी अच्छी बुक है एच जी मन्योर की, बहुत ही सिंपल तरीके से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ये पढ़ सकते हो। बोस और डस्टन की बुक है, बहुत अच्छी बुक है और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पे। फिर डोमिनिक सैल्वाटोर की बुक है जो बहुत पॉपुलर है, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ये जो दो लिंक दिए हुए हैं ये ईपीजी पाठशाला के हैं और यहाँ से भी आप ई टेक्स्ट भी पढ़ सकते हो और वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। नाउ आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।